चलो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और अपन मैटर वेव शुरू कर देंगे। चलिए चलो है डालो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट। आप बातचीत बंद करें, बंटी मोबाइल बंद करो। हाँ लिखो एंड डालो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट। पहले चित्र बना लीजिए, अब बातचीत बंद करो। लिखें, शांत हो जाएं, पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छे से 1.5 घंटा पढ़ लेते हैं, टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। होमवर्क आज से शुरू कर लेंगे। बना लीजिए। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का, फिजिकल केमिस्ट्री का हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल है जो 11वीं कक्षा से याद होने चाहिए। मैं भी अभी पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तब आएगा। बाकी आपको हाइड्रोजन के याद भी है, -13.6, -3.4 कहां से आते हैं ये भी आपको बताऊं तो शायद आपको कुल ऊर्जा का फॉर्मूला याद होगा, -13.6 Z² बाय NS। इससे आप किसी के भी एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं, पर हाइड्रोजन सबसे पॉपुलर है, इसलिए हाइड्रोजन एकदम शानदार याद होना चाहिए। अच्छा, अंतर याद है तो बहुत ही बढ़िया है। ये वाला अंतर तो बहुत पॉपुलर है, 10.2 ईवी। ये वाला अंतर धीरे धीरे याद हो जाए तो अच्छी बात है, 12.09 होता है। और ये वाला अंतर होता है 12.75। कैसे आएगा घटा लीजिए, पर 10.2 तो बहुत पॉपुलर है। डिफरेंस जिसे बोलते हैं, एनर्जी लेवल का डिफरेंस। क्लियर है बात? अब सर ये चैप्टर अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। सवाल में ऐसा कहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप किया। एक इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट एक्साइट से ग्राउंड में जंप किया, बताइए कितनी एनर्जी रिलीज होगी? ये हम 11वीं से पढ़ रहे हैं। वेन एवर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, एनर्जी इज रिलीज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 10.2 ईवी की ईएम वेव, बोले तो फोटोन रिलीज होगा। हाँ सर, हमें भी फोटोन ही चाहिए। पूछो क्यों? अपना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब शुरू होगा? जब मेटल पर क्या गिरेंगे? फोटॉन्स। तो देखो इसने कितनी होशियारी से 2 चैप्टर मिला दिए। आप इस बात को समझें, रटेंगे तो काम नहीं चलेगा।
आपको ये बात पता होनी चाहिए, पूरा चैप्टर ये डायग्राम है, ये दिमाग में बैठाइए। बार बार ये बात पकड़ में आएगी ना, तो आप क्वेश्चन को ऐसे कब्जे में रखोगे। फोटॉन्स का आना, मेटल में से इलेक्ट्रॉन का निकलना, मुझे चाहिए फोटोन, फोटोन की क्या चाहिए, एनर्जी। कभी कभार वो लेमडा दे देगा, तो आप लगाओगे 12,400 बटे लेमडा। कभी फ्रीक्वेंसी दे देगा, तो आप लगाओगे 4.1 इंटू 10⁻⁻15। ये बात समझिए। इस बार इसने दोनों नहीं दिए, इस बार इसने क्या करा, अरे यार एक हाइड्रोजन एटम में मैंने जंपिंग करवा दी। अच्छा, जंपिंग करने से क्या पैदा हुआ, फोटोन, और वही फोटोन आपने कहां पे गिरा दिया, मेटल पर। क्या दो चैप्टर की मिक्सिंग समझ में आ रही है? आप इस बात को समझिए, 5 मिनट और लगाइए, क्योंकि ये बात समझ में आएगी तभी आप सवाल में लगा पाओगे कि सर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करने के लिए क्या चाहिए। सर चाहिए फोटोन, फोटोन चाहिए। फोटोन के लिए उसने क्या कहा, अरे एक हाइड्रोजन एटम में मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दिया, जंप, जंप करवाया। 11वीं कक्षा, whenever electron jump from higher energy level to lower energy level, energy is release in terms of electromagnetic radiation, बोले तो photons। नहीं बन रही बात? अच्छी बात है, इसको लिखो, एक सवाल करके दिखाता हूं कैसा ऑल इंडिया लेवल पे आया हुआ है। पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और कहानी को समझिए, क्योंकि यही प्रश्न जब परीक्षा में आता है तो कठिन बन जाता है, क्योंकि दो दो चैप्टर की मिक्सिंग है। इस बात को देखिए, अच्छा हाँ सर, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, और वेन एवर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, एनर्जी इज रिलीज। एनसीईआरटी पे फोकस करिए, आज आधा घंटा एनसीईआरटी कराऊंगा, ताकि घर जाके आप आज 1 सवा 1.5 घंटा एनसीईआरटी पे फोकस करना, साथ साथ लेके चलो, एक्सक्यूज मत रखो, करना है मतलब करना ही है। साथ साथ एनसीईआरटी करते जाओगे, आप मानो पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस आएगा 100%। सारे ग्राफ, सारे अनसॉल्व, सॉल्व, सब पे फोकस करो। बढ़ो आगे। बढ़ो आगे। अब एक सवाल करके देखिए, आज पूरा 1.5 घंटा क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को वापिस रिवाइज भी कराऊंगा। ऐसा जाइए 1.5 घंटे बाद पूरा फोटो इलेक्ट्रिक दिमाग में सेट है कि सर अब घर जाके मुझे 1.5 से 2 घंटे 20-25 सवाल और लगा लेने चाहिए, चैप्टर तैयार हो जाएगा। लिखें, प्रश्न को समझिए, हल की तरफ मत भागिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, मजा आ जाएगा आपको, चैप्टर तैयार होगा ना, प्रश्न बनेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा कि सर मेरी चीजें समझ में आ रही हैं। पूरा प्रश्न को लिखिए, चित्र बनाइए आड़े तिरछे, उससे क्लियरिटी नेक्स्ट लेवल की आती है।
प्रश्न की फीलिंग आई किसी को? पहले तो ये बात ध्यान रखो, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो मुस्कुराइए, के मैक्स तो पता है, गिफ्ट है वो, ये 3.57 है तो के मैक्स तो गिफ्ट है 3.57 ईवी, ये गिफ्ट है भाई, ये दिमाग में सेट कर लो। स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो के मैक्स पता है। अब सर ये क्या नाटकबाजी हो रही है, इलेक्ट्रॉन पहले से ग्राउंड में आ रहा है, तो बताइए, पहले से फर्स्ट एक्साइड से ग्राउंड में आएगा तो रटा हुआ होना चाहिए, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 10.2 ईवी का फोटोन प्रोड्यूस करेगा। ये 10.2 याद होगा तभी प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए पहले मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिखाया था। ये 10.2 के बिना प्रश्न हल नहीं होगा। सर ये 10.2 कहां से आया, क्योंकि पहले से ग्राउंड में किया है, माइनर पेपर में जम करवाऊंगा n बराबर 4 से n बराबर 1, तो बताओ 4 से 1 में करेंगे तो उत्तर आएगा 12.75। अब बताइए 10.2 का फोटोन आ गया, अब सारे सवाल आइंस्टीन की गली में से होकर ही गुजरेंगे, के मैक्स बराबर ई माइनस 5, के मैक्स बराबर ई माइनस 5, के मैक्स 3.57, ई फोटोन 10.2। कितना प्यारा सवाल है, आप देखिए, छोटा पर बढ़िया सवाल। कितना, 6.63। पर सर ये तो वर्क फंक्शन आ गया, वर्क फंक्शन तो पूछा ही नहीं है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड। जल्दबाजी में बच्चे लगा देते हैं फाई बराबर एच न्यू नॉट, नहीं लगेगा, एच न्यू नॉट जूल से आता है, जबकि वो जूल नहीं है, वो ईवी है, तो ईवी वाला फॉर्मूला लगाइए, 4.1 इंटू 10⁻⁻50। जागते रहिए, दिमाग पे सलवटें डालने से काम नहीं चलेगा, सोचना पड़ेगा। फाई बराबर जल्दबाजी में एच न्यू नॉट मत लगा दो, क्यों, एच न्यू नॉट तब लगेगा जब जूल में होगा, वो ईवी में है। पहला लेक्चर सबसे खतरनाक है ईवी वाला, पूरे चैप्टर के एंड तक काम आता है। अब फाई 6.63, तो न्यू नॉट, अब ये देखिए 4 ये ऊपर 6, तो 6/4 लगभग 1.5, 1.5 के आसपास आंसर, -15 ऊपर जाएगा तो +15, खत्म। अच्छा सवाल, ये कठिन सवाल में माना जाता है पेपर में, क्योंकि 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन हो गया भाई। बताइए, अब एग्जैक्ट घड़ी मिला के आधा घंटा एनसीईआरटी कराता हूं, 14-15 मिनट मान लो, 15 में 30 जोड़े 45, अब आधा घंटे करते हैं एनसीईआरटी, जो लाए हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं लाए हैं उनके लिए बोर्ड पर खोल रहा हूं, और एक एक सवाल करते हैं आधे घंटे में, ताकि आपकी समझ बने, घर जाके आप कर पाओ कि नहीं सर मैं पढ़ूंगा किताब अच्छी तरीके से सॉल्व करूंगा, डर हटेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकर आए किताब खोल लीजिए, नहीं लाए कोई बात नहीं, आज घर जाके करना है। सवाल मत लिखिएगा, केवल सवाल नंबर डालिए और अपन धीरे 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 उनको सॉल्व करके देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 है ड्यूल नेचर। अब आते हैं 11.2 से शुरू कर रहे हैं।
11.2 से शुरू कर रहे हैं। लैंग्वेज काम की है, मुझे तो पता है, सारे फॉर्मूले मैंने क्लास नोट्स में लिखा रखे हैं, सबसे सवाल बन जाएंगे, पर इंपॉर्टेंट है आप सवाल की लैंग्वेज को क्रैक कर पाए, वो जरूरी है। 11.2 से शुरू कर रहे हैं, तसल्ली से आराम से पढ़िए और सॉल्व करिए, आधा घंटा देना है पूरा, फिर वापस से अपन अपने लेक्चर को बढ़ाएंगे आगे। 11.2 पढ़ो, कॉपी में ही करो, नंबर डाल लो 11.2 और लगाओ उसको। मोबाइल में खोल लो, गूगल पे जाके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खुल जाएगी, जो बुक लाए हैं बुक से देख लो। 11.2 भाई क्या कह रहा है, वर्क फंक्शन दे रखा है सीजियम मेटल का, वर्क फंक्शन दे रखा है, तो बताओ क्या दे रखा है, फाई 2.14, ठीक है। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज रेडिएट इंसिडेंट, ये देख डायग्राम बना तो मजा आएगा। ये मेटल, ये लाइट आ रही है, लाइट की क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। अरे सर फ्रीक्वेंसी है तो लाला क्या एनर्जी आ सकती है क्या, बता कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, एच न्यू क्यों लगाऊं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है, 4.1 लगाओ ना, क्यों, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो बताओ एनर्जी कितनी आ गई, 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 न्यू, 6 इंटू 10 की पावर 14, बताओ कितना, 6 चौक 24 और 2.46 आ जाएगी, देखो ध्यान से, क्योंकि ये -1 बचेगा ना, देखो ध्यान से, ये आ गई आपकी फोटोन की ऊर्जा। करो, बैठो मत, अपन समय इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि घर जाके एनसीईआरटी करने का मन करे, बैठे रहेंगे तो फायदा ही क्या, फिर तो सिलेबस ही खत्म करना ज्यादा बेहतर है, पर वो ठप्पा लगाने से होगा क्या, प्रश्न बनने चाहिए। ये ई आ गया। अब के मैक्स बता सकते हैं, के मैक्स बताइए क्या होता है, ई माइनस फाइव, ई 2.46, फाइव 2.14, कितना, 0.32 ईवी, 0.2 ईवी। स्टॉपिंग पोटेंशियल, सर ये तो मजा है, के मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पता है 0.3 वोल्ट, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट। ऐसे सवाल बनते जाएंगे, बाली बनाते रहेंगे तो फिर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, है ना, बाल पे हाथ घुमा रहे हैं भाई, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। तो के मैक्स आ गया, के मैक्स आ गया तो क्या आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बताइए सर ये नया पार्ट आया है मैक्सिमम स्पीड, अच्छी बात है यही तो सीखेंगे। अब बताओ क्या लगाओगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, गलती क्या करोगे पता है आप, आपने लगा दिया तुरंत काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दो हर चीजों पर, तुम्हें 10वीं से याद है 8वीं से याद है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, और अच्छा बोलो ना, ये ऐसा ही सिस्टम में याद है, यहां ऊर्जा जूल में होती है, जल्दबाजी में तुम 0.32 रख दोगे आंसर ही नहीं आएगा, क्या रखना पड़ेगा, 0.32 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यही तो सवाल सिखाता है कि आपको जो सूत्र नवी 10वीं के याद हैं वो ऐसा ही सिस्टम में है, आपको ऊर्जा जूल में रखनी पड़ेगी। मास, गुप्ता सर ये मास किसका है, बता एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, तो मास भी इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। कई बच्चे बोलते हैं मास फोटोन का है, फोटोन का कैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन की है, निकल इलेक्ट्रॉन रहा है तो मास भी इलेक्ट्रॉन का रखा जाएगा। समझिए, क्वेश्चन करेंगे
1 घंटा देंगे, काटाकुटी होगी, अपने आप चीजें समझ में आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए साहब, अब आइए सवाल नंबर 11.3 पर पढ़ो। अब बताओ, जिससे हो जाए ना सर, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी लोग भी सीखें कि अच्छा यार सवाल पढ़ के अपन ऑन द स्पॉट उसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, बाकी लोग भी सीखें। यार आज घर जाके ना अपन को एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अब देखो कितना आसान सवाल है, सीधा आ जाएगा परीक्षा में, कितना बढ़िया है। वो कह रहा है कट ऑफ वोल्टेज पता है, के मैक्स बताओ। ये तो अपना नारा है, कट ऑफ पता है तो मुस्कुराइए, के मैक्स पता है, के मैक्स पता है तो कट ऑफ वोल्टेज पता है। कोई बताएगा? कट ऑफ वोल्टेज 1.5, कट ऑफ वोल्टेज 1.5, कट ऑफ का मतलब, कट ऑफ का मतलब बताइए। कट ऑफ का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5, तो क्या के मैक्स सीधा लिख सकते हैं? 1.5 ईवी। हो सकता है ऑप्शन ईवी में नहीं हो, ऑप्शन जूल में हो, तो अपन को जूल में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। हो सकता है वो 4 ऑप्शन जूल में दे दे, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, बताइए 1.5 इंटू 1.6, 16 पंजे 80 और 8 16 16 24, 2.4 आएगा। 0.24 देखो तो, 0.24 आना चाहिए। देखें सही कर रहा हूं क्या मैं? 2.4 आएगा। हाँ 240 है तो 2.4 आएगा, ठीक है 2.4 आएगा भाई, 2.4। आंसर मिलाते जाइएगा, आंसर मिलाते जाइएगा। सारे करने, एक भी मत छोड़ो, कुछ ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम, ऐसा आना चाहिए कि सर एक एक सवाल आता है। कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो सकती है, परीक्षा में जब वो सवाल आएगा तो डेटा थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, पर प्रश्न की लैंग्वेज यही रखी जाएगी। चलिए आइए एक बार जंप मारिए 11.5 पे, 11.5 पे जंप मारिए, फिर वापस आएंगे ऊपर। 11.5 पे आइए, 11.5, पढ़िए तसल्ली से। किसी को क्लिक करे तो बताए कि सर मेरे चमक रहा है। एनीवन 11.5 अब याद होना चाहिए तब है, घर जाके नोट्स नहीं याद करोगे, कॉन्सेप्ट नहीं याद करोगे तो काम नहीं चलेगा भाइयों। वो कह रहा है कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो तुझे पहले पता होना चाहिए कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा होता है और इसका स्लोप h/e होता है। ये तुम्हें तुम्हें पता है, दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए। अरे यार, यार रील नहीं देखनी यार इंस्टा की, यार यार टाइम पास नहीं करना यार, फॉर्मूले याद नहीं है यार, दिमाग पे जोर पड़ा यार, मैं क्या टाइम पास करता हूं यार, ये तो याद होने चाहिए। कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ का स्लोप h/e, एनसीईआरटी का सीधा सवाल है।
अब स्लोप उसने कितना दे दिया 4.12 4.12 इंटू 10 की पावर माइनस 15, तो h e कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 4.12 इंटू 10 की पावर माइनस 15, तो h आएगा 4.12 इंटू 1.6, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करिएगा, यहां अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू जो आएगी वही ऑप्शन में होगी। 19 और 15 माइनस 34, आप सोचो अरे सर मुझे तो h याद है, मैं तो वही टिक कर आऊंगा, एग्जामिनर को भी पता है, इसलिए वो एग्जैक्ट वैल्यू के ऑप्शन देगा। यहां आपका अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट चाहिए। किया किसी ने 6.592, यहां अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा, क्योंकि वो प्रिसाइज एच पूछ रहा है, आपको रटा हुआ 6.63 यहां काम नहीं आएगा भाई। इसलिए एनसीईआरटी करना जरूरी है, हर वैरायटी का सवाल मिलता है। पीछे से आंसर भी मिलाते जाएं, बढ़िया रहेगा। 5 हो गया। अब आइए सवाल नंबर 6 पर। आधा घंटा दे दो ताकि घर जाके आप इन प्रश्नों के साथ 1 से 1.5 घंटा और बिताओ और एनसीईआरटी अपने कब्जे में आ जाए। कौन सा कह रहा हूं? सवाल नंबर 11.6। जिसको नहीं देख रहा मैं उसके लिए लिख देता हूं। उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है और उसने आने वाले फोटोन की भी फ्रीक्वेंसी दी है और आपसे सब बातें पूछी हैं। कट ऑफ वोल्टेज बताओ, केई मैक्स बताओ। क्या क्लिक कर रहा है? क्या करोगे बोलो, बिना करे बोलो। पहले फोटोन की क्या निकालोगे? ऊर्जा 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15। मेटल का भी क्या निकालोगे? वर्क फंक्शन 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15, और फिर लगाओगे आइंस्टीन इक्वेशन। कर सकते हो पूरा। पेन चला लाला, पेन से ही काम चलेगा। रफ कॉपी, काटा कूटा, ये सब फिजिक्स सीखने का ही पार्ट है, और कोई दवाई जड़ी बूटी नहीं है। ये बात बैठाओ दिमाग में। ना ना, ये लगाओगे तो फंस जाओगे एच न्यू। वो लगाओ ईवी वाला 4.1 लगाओ, एच न्यू लगाओगे तो लंबा हो जाएगा सवाल भाई। देखो कैसे करना है, बताता हूं। आने वाले फोटोन की ऊर्जा बताओ, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बोलो। 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15। हाँ जी, कितना है फोटोन की फ्रीक्वेंसी बताओ तो। फोटोन की फ्रीक्वेंसी बताओ। फोटोन की 8.2 इंटू 10 की पावर 14। बताओ तो फोटोन की ऊर्जा कितनी आ रही है? इसी तरह से वर्क फंक्शन बताओ। वर्क फंक्शन होता है 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बताइए? 3.3 इंटू 10 की पावर 14। बताइए वर्क फंक्शन कितना, फोटोन की एनर्जी कितनी, एग्जैक्ट बताइए। कितना? बोल तो सही, मेरी तरफ देख रहा है।
बोलेंगे हैं, गजब करता तो। चलो कोई बात नहीं। फोटोन की ऊर्जा 3.76 और ये गड़बड़ है क्या? एक बार सॉल्व कर लो सब। 3.36 आ रहा है, ठीक है 3.36 और ये लगभग आ रहा है 1.36, 3536 मान लीजिए। अब बताओ के मैक्स बराबर क्या होता है? E माइनस फाइव, E 3.36 फाइव 1.36, तो के मैक्स कितना आ गया? 2 EV। और बोलिए अगर के मैक्स पता है तो V नॉट भी पता है। ऐसे करना पड़ेगा, मुझे ये नहीं चाहिए फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, वर्क फंक्शन आ जाएगा, आइंस्टीन आ जाएगी तो फिर पेपर भी हो जाएगा। ऐसा नहीं चाहिए अपन को, तो ऐसा चाहिए बिल्कुल एकदम सवाल करा हुआ। हवाबाजी नहीं चाहिए कि सर देखो फोटोन की ऊर्जा, सर वर्क फंक्शन, आइंस्टीन इक्वेशन, और 50 सवाल लगाने पड़ेंगे। अपन गलतफहमी में क्यों जिए कि 5 सवाल करने से चैप्टर तैयार हो जाएगा? नहीं होगा भाई, इसलिए क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। बोलो क्या ओके है सवाल? अच्छा है, घर जाके इन प्रश्नों से और खेलिए। अब आइए 11.7, 11.7, अच्छा प्रश्न 11.7 देखिए। अच्छा प्रश्न क्या कह रहा है? एक मेटल का वर्क फंक्शन है 4.2, वो कह रहा है मैं इस पे 330 नैनोमीटर गिरा रहा हूं, क्या होगा या नहीं होगा? तो पता है क्या करोगे? पहले 330 से एनर्जी निकालो और नैनो है तो 1240 लगाओ। इतना दिमाग रेस्पॉन्ड करना चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब आने वाले फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। 330 लगाओ। अब बताओ 330 से ऊर्जा कितनी आ रही है? 330 से ऊर्जा 3.75 और वर्क फंक्शन कितना है? 4.2। दूर दूर तक फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। रुक जाता हूं और पूरा चित्र बना के आपको समझाता हूं ताकि इस तरह का सवाल दिमाग में बैठे। देखो क्या कहना चाहता हूं, ये मेटल, इसका वर्क फंक्शन 4.2। जैसे आप वर्क फंक्शन लिख रहे हो आपके दिमाग में एक वाक्य आना चाहिए। क्या वाक्य? इस मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे 4.2 रुपए की आवश्यकता है। यह वाक्य साथ में एकदम एंटर होना चाहिए दिमाग में। अब लाइट आ रही है, लाइट आ रही है कितने वेवलेंथ की? 300 नैनोमीटर, 330 नैनोमीटर। पर सर ये तो नैनोमीटर है, मुझे तो ऊर्जा चाहिए। तुरंत पहला लेक्चर 1240 बटे 330, 3.75, 3.75। आप खुद देखिए मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है, फोटोन की ऊर्जा कम है, तो लिखना पड़ेगा फोटोन की ऊर्जा कम है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। एनसीईआरटी हर कॉन्सेप्ट पे सवाल करवा देती है, इसलिए टेक्स्ट बुक करना कंपलसरी होता है। टेक्स्ट बुक के साथ कोई लापरवाही, कुछ भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे करने हैं, बात खत्म।
कि सर एक एक सवाल करना है। कई बच्चे बोलते हैं मैथ्स ज्यादा है सर, इसमें ये सवाल नहीं आएगा। ये कोई कौन कह रहा है भैया नहीं आएगा? आपको पूरे आने चाहिए। जहां कैलकुलेशन लंबी है वहां डेटा चेंज हो जाएगा ताकि वो जल्दी सॉल्व हो जाए। अब आइए किस पर, जंप लगाइए 11.9 पर। 11.9 पे जंप लगाइए। 3 मिनट दूंगा और आपसे पूछूंगा कि बता भाई 11.9 की क्या अप्रोच है। मॉडर्न की अभी क्लास शुरू हुई है, 5-6 लेक्चर ही हुए हैं। कुल चैप्टर ही 13-14 लेक्चर का है। 3-4 लेक्चर और लेट जागोगे तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, इसलिए अभी जागना जरूरी है। कुल चैप्टर ही 14 लेक्चर का है। कल तो 7 होते ही तो 50% हो गया चैप्टर। अगला लेक्चर 7वां लेक्चर है अपना। इसलिए थोड़ा सा सतर्क होके बैकलॉग खत्म करके मॉडर्न फिजिक्स का बराबर आओ। एससी बाय लैम्डा मत लगाओ, यूज ही करो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितना सवाल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे उतना बढ़िया है। लाइट ऑफ वेवलेंथ आ रही है 488 नैनोमीटर, तो तुम्हें तुरंत चाहिए, अरे सर मुझे तो फोटोन की ऊर्जा से मतलब है, वेवलेंथ का मैं क्या ही करूंगा, नैनो है तो क्या लगाओगे 1240। कैलकुलेशन फॉर्मूले ये तो भाई इसका मतलब कुछ वो है नहीं, शॉर्टकट लाला बनाने पड़ेंगे। पूछूंगा वैल्यू बोलनी है मतलब है कर दे। हाँ सॉल्व भी करना है। आज एनसीईआरटी करना सभी बच्चों से प्यार से रिक्वेस्ट। देखो कोई दूसरा शॉर्टकट जुगाड़ काम नहीं करेगा। अपन नोट्स बनाने नहीं आए, आप रोज आ जाते हो कॉपी लेकर, ले चलो सर नोट्स बनवाओ, चलो सर नोट्स बनवाओ। अरे नोट्स का क्या डालोगे क्या यार, सवाल हल नहीं होगा, नोट्स का कोई काम नहीं है। अरे आईओसी का तरीका अलग है, बॉटनी का तरीका अलग है, फिजिक्स का तरीका अलग है। यहाँ फॉर्मूले के साथ प्रैक्टिस चाहिए। इसको अपन आईओसी या बॉटनी से तुलना नहीं कर सकते भाई, वहां नोट्स की अहमियत है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट है, आइंस्टीन इक्वेशन सबको पता है। चलो सवाल आया क्या समझ में? वेवलेंथ कितनी आ रही है बताइए? 488 नैनोमीटर। ठीक है आ जाओ, मैं हल करके दिखा रहा हूं भाइयों। सब लोग देखो और चित्र बनाओ तब मजा है। ये देख ये मेटल, ये क्या है, ये लाइट ऐसा का मतलब क्या है, फोटोन। कितनी वेवलेंथ? 488 नैनो। मुझे लैम्डा से मतलब, मुझे तो एनर्जी चाहिए। बोलो 1240, 1240 बटे 488 लगभग बोलो 2.59 आ गया। 2.4 है, 2.454। अब ठीक है, ये एनर्जी आ गई। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है क्या? 0.38। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो के मैक्स पता है, तो बताओ के मैक्स कितना? 0.38 ईवी। अब देखिए अल्टीमेटली आइंस्टीन के पास जाना पड़ेगा। अब के मैक्स बराबर ई -5.38, एनर्जी 2.54।
तो वर्क फंक्शन 2.54 माइनस 0.38। सॉल्व कर लें। अच्छा, ये भी डिपेंड करेगा कि ऑप्शन ईवी में है या जूल में है। आपका ऑप्शन किस में आ रहा है? ईवी में। अगर पेपर में जूल में होंगे तो इसको फिर जूल में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इसलिए पीछे देखा आप परेशान हो गए, आंसर नहीं आ रहा। भाई यूनिट भी चेक करो। अपना ये जो आंसर आ रहा है वो किस में आएगा? ईवी में। अगर मैंने ऑप्शन पेपर में ईवी में दिए हैं तो यहीं रुकना है, और अगर जूल में है तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। आप देखिए मुश्किल से 2-3 मिनट है, कुल सवाल ही 12-13 है। 1 घंटा लेकर बैठे, पूरे प्रश्न एक बार सिस्टमेटिक सॉल्व। आराम से कह सकते हो यार मैंने पूरे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लगा लिया है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए आगे बढ़े। तो 3 मिनट और हैं अभी अपने पास, एक और कर लेते हैं। चलो अब आ जाओ 11.8। 9 हो गया था क्या? 10 और 11 तो डी ब्रोगली के हैं। 8 पे आ जाओ। चलो आज का लास्ट है, फिर अपन पढ़ाई करेंगे आगे। आधे घंटे का अपना प्रॉमिस था, फिर आधा घंटा कर लेंगे परसों, तब तक आप भी करके लाना। 11.8 पे आ जाओ। ग्यारह पॉइंट आठ पे आ जाओ। सवाल पढ़ो, गिवन लिखो, तब काम चलेगा। नए पैटर्न का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस आएगा। अभी आपके पास 250 क्वेश्चन नए आएंगे अगले 15 दिन में। जेई मेन का अभी जनवरी अटेम्प्ट होने वाला है, 22, 23, 24, 28, 29 को 10 पेपर आएंगे। हर पेपर में आते हैं 25 सवाल, 10 पेपर में हुए 250। ये 250 नए प्रश्न है, दिमाग में अभी से बैठा लीजिए, हमें करने हैं आराम से। फरवरी पूरा है, मार्च है, 60 दिन है, रोज 5-7 सवाल भी करोगे अपने आप 1-1.5 महीने में 250। और ये 250 ऐसे हैं जो किसी मॉड्यूल या किसी किताब में नहीं है, नए सवाल हैं ऑल इंडिया लेवल के। तो अभी से दिमाग में फिट करो। अपन को जेई मेन 2025 के फिजिक्स के 10 पेपर लगाने हैं, आराम से लगाएंगे, रोज 5 सवाल लगाओ, जो जो चैप्टर पढ़ लिए उनके करते जाओ। तो 250 नए सवाल आएंगे, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे यार, लेटेस्ट ऑल इंडिया के सवाल हम सॉल्व कर पा रहे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 250 नए प्रश्न आपको मिलेंगे, वो एक क्वेश्चन बैंक बन गया 250 सवाल का, यूं मान के चलिए आप, लेटेस्ट प्रश्नों का। चलो अब बताओ। अब भाई इसने उल्टा दिया है, मैक्सिमम स्पीड दे दी। अब बता मैक्सिमम स्पीड से क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। पहले अलग अलग वैरायटी सवालों की, क्या मजेदार प्रश्न है। आप देखो, उसने आपको स्पीड दे दी, अब बता स्पीड दे दी कितनी? 6 इंटू 10 की घात 5। 6 इंटू 10 की घात 5। अब बताइए के मैक्स निकाल लू? बोलो के मैक्स क्या होता है? हाफ mv²। हाफ इलेक्ट्रॉन का मास 9 इंटू 10⁻⁻31। 6 इंटू 10 की घात 5। अब बताइए 2 का पहाड़ा 3, 9 तिया 27। अच्छा स्क्वायर भी है, तो ये 36 कर दूं और ये 10 कर दूं, ठीक है। 2 का पहाड़ा 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 18, और 31 में से 10 गया 21। क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? देख लो
क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? अब चिल्लाओ, इससे उत्तर जूल में आएगा। अगर मुझे ईवी में पसंद है तो मैं इसी को 1.6 इंटू 10 की घात -19 से क्या कर दूं? डिवाइड। इतना यूनिट की समझ लाइए, मोबाइल से दूर रहिए, इतनी समझ लाइए कि हाफ एमवी स्क्वायर लगाते हैं जो नवीं कक्षा से याद है, इससे उत्तर जूल में आता है। पर मैं ईवी में चाहता हूं, जूल से ईवी में करने का तरीका 1.6 से क्या करो? डिवाइड। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है लगभग, लगभग 1 ईवी। ठीक है साहब, अच्छी बात है, 1 ईवी आ गया, बहुत बढ़िया। अब और क्या कर सकते हैं भाई साहब? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये फोटोन की। क्या फोटोन की ऊर्जा निकाल सकते हो? यस। बताओ फोटोन की ऊर्जा कैसे? 4.1 इंटू 10 की पावर -15, तो 4.1 इंटू इंटू 10 की पावर -15 गुणा फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10 की पावर 14। बताओ फोटोन की एनर्जी कितनी आई? 2.95, 3 मान लो, कोई बात नहीं। अब बताओ क्या फाई आ जाएगा? ई पता है, के मैक्स पता है, फाई आ गया। और फाई आ गया तो क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी क्या? फाई बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। सवाल के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी, जुझारू बनना पड़ेगा, तब प्रश्न लगेंगे। ऐसा मत सोचिए कि एकदम फूलों का रास्ता मिलेगा, बेटा फॉर्मूला याद है, आ जाओ अंदर कॉलेज में। ऐसा नहीं होगा। फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला फॉर्मूला खेलते रहो, पीवाई क्यू चेपते रहो, 90, 85, 95 आ जाएंगे। लगाते रहो पीवाई। सर मैं पूरे दिन पीवाई क्यू करता हूं, नंबर लिख ले, फिर फायदा क्या? पीवाई क्यू करना है, ये पॉइंट सही है, पर ओनली पीवाई क्यू ये गलत है। उसके साथ एनसीईआरटी क्लास नोट्स भी मस्ट है। चल बोल, ओके है क्या? आगे पढ़ाऊं? देख लो, एनसीईआरटी के काफी सवाल मैंने करा दिए। अब आपका होमवर्क है, लिख लो 11.2 से 11.9 तक सारे एक बार वापस लगाओ। आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, वापस लगाओ। और 2 सॉल्व एग्जांपल जोड़ लो। 2 सॉल्व एग्जांपल हैं, 11.1, 11.2, ये सॉल्व, ये अनसॉल्व। और घड़ी जैसे मैंने देखो डेडिकेट किया ना, यार मैं आधा घंटा दूंगा बस एनसीईआरटी को, फिर पढ़ाऊंगा। आप भी घर पर 1 घंटा 1.25 घंटे एनसीईआरटी करूंगा यार, जितने हो जाए। पर क्या एक्सक्लूसिव 1 घंटा दोगे ना, तो आपको उसके अलावा दिमाग में सेट है, यार मुझे 1 घंटा क्या करना है? एनसीईआरटी। चलिए क्लास नोट्स खोलिए, थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं और चैप्टर को आज खत्म करते हैं। लिखें, लिखिए साहब हेडिंग, फोटो सेल। हेडिंग डालिए, फोटो सेल। चित्र बना लीजिए। चलो बातचीत बंद कर दो। पहले तो ये अपने एनसीईआरटी में पूरा इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब था। अब कंस्ट्रक्शन वर्किंग कुछ भी नहीं है, पर कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। ले बातचीत बंद करिए, फटाफट आइए। चलो चित्र बनाओ, बातचीत कम करो।
लिख भाई, बात मत कर, आजा फटाफट। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वही है। ना मुझे डायग्राम याद करना है, ना इसका कोई फॉर्मूला है, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। और फिर इस पे 2-3 सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं। ईएलपी नंबर 2 पूरी करिए, 27 सवाल, पूरे वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, काफी सारे मैंने क्लास में करा दिए हैं। एक बार उसको पूरा लगाइए, एनसीईआरटी पूरा लगा लीजिए, और आज इसके शॉर्ट नोट्स भी पूरे बना लीजिए, ताकि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तैयार हो जाए। एक पेज में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा, एक भी पूरा नहीं भरेगा, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूला है ही नहीं, केवल एक ही फॉर्मूला है, आइंस्टीन इक्वेशन, बस उसी पर सारे क्वेश्चन हैं, और बाकी लिनार्ड एक्सपेरिमेंट है। चलो, ये कहां होता है पता है आपको? आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो। लिफ्ट में, आप लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा है, आप हाथ रख देते हो, बैग लगाओ, जैसे ही आपको हाथ, आप उसके दरवाजे के बीच में ले आते हो, दरवाजे वापस खुल जाते। तो यार, हाथ देख के दरवाजा डर गया क्या? तो आपने बोला अरे सर सेंसर है। अरे सेंसर तो 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं, या जो 11वीं 12वीं कॉमर्स वाले बच्चे हैं, वो भी बोल रहे हैं सेंसर है। आप भी बोलोगे सेंसर है, तो काम नहीं चलता। वास्तव में वहां फोटो सेल लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है। क्या होता है, आप घड़ियां में आती हैं घर पे, जैसे आपने देखा हो कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तो टन की आवाज आती है, परंतु उसमें अंदर जो उसमें फोटो सेल लगा रहता है, रात को 12, 1, 2, 3 बजे वो घंटी की आवाज नहीं आएगी। दिन में ओ भाई साहब 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 10 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो टन की आवाज आती है। तो वो भी फोटो सेल पे आधारित है। कैसे, आप समझिएगा क्या होता है। ये फोटो सेल एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रभाव पे आधारित है। इसके अंदर एक एमीटर है और एक कलेक्टर है। यहां से देखिए क्या गिर रही है, लाइट। जैसे ही लाइट गिरेगी, अपन पूरा चैप्टर ये तो पढ़ के आ रहे हैं, क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सर्किट पूरा हो जाएगा। अगर आप बताइए इसकी इंटेंसिटी वेरी करोगे, तो याद करिए, इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटॉन्स बढ़ते हैं, फोटॉन्स को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, करंट भी बढ़ेगी। अगर इंटेंसिटी कम होगी तो करंट भी। ये क्या करता है, देखो ये हिंदी में लिखा, बेसिकली ये लाइट के इंटेंसिटी के वेरिएशन को क्या करता है, रीड, और उससे क्या बदल देता है, करंट। उससे क्या हुआ, अब आप सुनते जाना, 3 एग्जांपल, मजा आएगा। सबसे पहले घड़ी की बात कर रहा हूं। दिन में या लाइट में, प्रकाश की रोशनी पर आराम से उस पर लाइट गिर रही है, सब ओके है, 12 बजे, 2 बजे, 10 बजे टन घंटी की आवाज आ रही है। जैसी रात हुई तो क्या हुआ, फोटो सेल पर अब प्रकाश नहीं गिर रहा है। तो प्रकाश नहीं गिर रहा है, तो बताइए क्या होगा, करंट कितनी हो गई, 0। वो जो अलार्म लगा हुआ है, जो बेल लगी हुई है, उसको सिग्नल भेज देगा, भैया अब आपको बेल रिंग नहीं करनी है। क्या हुआ, हाथ रखने से क्या हुआ, जो आपने जैसे ही हाथ रखा, सेंसर लगे हुए, सेंसर के ऊपर गिरने लाइट क्या हो गई, कम हो गई। जैसी लाइट कम हुई, बताइए क्या हुआ, करंट क्या हुई, चेंज हुई। करंट चेंज होते ही पीछे मोटर लगी हुई है, उसने सिग्नल भेज दिया मोटर को कि भैया दरवाजे को वापस से ओपन कर दिया जाए। वॉशरूम आपने देखे हो, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, अपन हाथ ऐसे आगे रखते हैं, नल अपने आप शुरू हो जाता है। भाई अपने आप कैसे शुरू हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जैसे ही आपने फोटो सेल के आगे हाथ रखा,
तो बताइए क्या हुआ, लाइट कम हो गई। अभी बिना उसके जो वॉशरूम की लाइट है उस पर गिर रही थी, जैसे ही आपने अपना हाथ रखा उसके ऊपर गिरने वाली लाइट में क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। जैसे इंटेंसिटी का वेरिएशन आया, क्या वेरी करेगी, करंट वेरी करेगी। जैसे ही करंट वेरी करेगी वो सिग्नल दे देगा किसको, भैया नल को खोल दिया जाए, सिग्नल दे देगा वापस मोटर को ताकि दरवाजे क्या हो जाएं, खुल जाएं। सिग्नल दे देगा कि अब रात के समय पे आपको 12 बजे 2 बजे 4 बजे रिंग की आवाज टन की आवाज नहीं करनी। तो ये करता क्या है, ये बेसिकली लाइट एनर्जी को, देखो आ कौन रहा है, आ कौन रहा है, लाइट। सर्किट में क्या बह रही है, करंट। ये देखो कितना अच्छा पॉइंट, इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, वही पुराना कॉन्सेप्ट बताइए, इंटेंसिटी के वेरी करने से, इंटेंसिटी के वेरी करने से पुराना याद करिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स आने वाले बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ज्यादा करंट। याद करिए, बट क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात क्लियर है। कभी कभार वो कह देता है आपने यहां लगाया एक पॉइंट सोर्स, ये बल्ब है पॉइंट सोर्स, बाद में लिख लीजिए पहले समझ लीजिए, और यहां लगा दी आपने फोटो सेल, और ये दूरी है आर। अब आपने इस पॉइंट सोर्स को फोटो सेल के पास ले गए, तो बताओ ये बल्ब को पास और दूर ले जाने से क्या फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कैसे, याद करो, इंटेंसिटी होती थी पावर अपॉन एरिया, समझिए, एरिया 4 पाई, ये बल्ब से जो प्रकाश निकलेगा वो स्फीयर में बटेगा, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये सब सवाल आए हुए ऑल इंडिया लेवल पर। तो आप बताइए क्या होगा, इमेजिन करिए मैं इस बल्ब को फोटो सेल के पास ले जाऊं, बल्ब को फोटो सेल के, आपको सर बल्ब की क्यों जरूरत पड़ रही है, आपको हर तरह का प्रश्न है ना। अरे फोटो सेल काम कब करेगा, जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी। लाइट के लिए मैं क्या बोल रहा हूं शब्द, बल्ब। अगर मैं इस बल्ब को फोटो सेल के पास ले जाऊं तो बताओ क्या कम हो रही है, दूरी, दूरी कम होगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी। व्हाट अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो सेम रहेगा, क्योंकि दूरी से करंट चेंज होगी, इंटेंसिटी चेंज होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से। क्या कहानी समझ में आ रही है, क्या हो रहा है। पहले जो बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको वो लिख लीजिए, फिर उस वाले हिस्से को, कॉन्सेप्ट को जूम करूंगा। पहले ये वाला लिख लीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है, फिर इस पे 2-3 सवाल करके आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा इमेजिनेशन प्रोसेस लाइए। अच्छा, फोटो सेल है, फोटो सेल कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही आधारित है। तो इसमें क्या होता है, लाइट आती है, देखो लाइट आ रही है, लाइट एमीटर पे गिर रही है, एमीटर से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ना आपको चित्र याद करना है, ना कोई कंस्ट्रक्शन, ना कोई वर्किंग, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्लियर है। अब इसको जूम कर दूं भाई, ये बल्ब है, ये बल्ब, इमेजिन करिए ये कौन है, फोटो सेल। बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है वो किस पे गिर रहा है, फोटो सेल पर। क्यों गिराना जरूरी है, सर फोटो सेल काम कब करेगा, जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी। इस तरह की बातें बोलनी पड़ेगी, तब जाके परीक्षा में वो चमकेगा। इंटेंसिटी आर स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बताओ दूरी अगर कम करोगे, बोलो दूरी कम करोगे तो चिल्लाओ, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगी। आई आई, ये कितना अच्छा तरीका याद करा है, देख ये बहुत अच्छा तरीका है। इंटेंसिटी को बढ़ाने से करंट बढ़ती है, इंटेंसिटी को बढ़ाने से करंट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को छेड़ना है
तो उसका संबंध फ्रीक्वेंसी से है। के मैक्स को छेड़ना है, उसका संबंध फ्रीक्वेंसी से है। नहीं आ पा रही बात समझ? अब ईएलपी खोलिए, 2-3 सवाल फोटो सेल के ईएलपी में है, उसको खत्म करें, फिर चैप्टर को आगे। ईएलपी नंबर 2 पर आइए। आज ईएलपी नंबर 2 पूरी करनी है, तब बढ़िया मजा आएगा। सवाल नंबर आइए 26 पर, 26-25। सवाल नंबर डाल लीजिए। ईएलपी रोज लेके आइए, आपको हमेशा कहा है मॉडर्न ऑप्टिक्स रोज ईएलपी लाइए, इसमें सारे प्रश्न आने चाहिए। पहले करेंगे 26, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जिसके पास नहीं है वो बोर्ड से देख के लिख ले। वो कह रहा है फोटो सेल पहले सोर्स से 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और बाद में उस बल्ब को पास ले आए। तो बताइए पास लाने से क्या चेंज हो गई? दूरी चेंज हो गई। दूरी चेंज होने से क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो जाएंगे? यस। बताइए पहले दूरी 1 मीटर, बाद में दूरी 0.5। हम जानते हैं इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्स। ये सब याद रखने पड़ेंगे, तब आएगा। और सबसे अच्छा तरीका होता है 10 सवाल लगाइए, अपने आप याद हो जाएगा। अब आपको के मैक्स आइंस्टीन एकदम याद हो गया, के मैक्स बराबर E-5। 20 सवाल करेंगे, याद हो जाता है। तो बताइए I2/I1, R1/R2, R1 1, R2 0.5, तो ये आएगा 4। तो बताइए इंटेंसिटी कितने गुना हो गई? 4 गुना। अगर 4 गुना हो गई इंटेंसिटी, तो बताइए नंबर ऑफ फोटोन भी 4 गुना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4 गुना, करंट भी 4 गुना। इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। पूरी ईएलपी लेकर बैठना है, पहले सवाल से शुरू करना है। जो सवाल अटको उसका सॉल्यूशन देखो, ताकि आपको इधर उधर परेशान नहीं होना पड़े, उलझना नहीं पड़े, परफेक्ट सॉल्यूशन बना रखें। 10वां सवाल अटका, केवल 10वें का सॉल्यूशन देख लिया, समझ में आ गई बात। उपयोग में लीजिए, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो अपने पास मोबाइल है, उसका सही दिशा में उपयोग करिए। कि अपन ने आधा घंटा जो जो अपने सवाल अटक रहे थे वो देखे, तो वो यूजफुल है। क्या सर ये अपन ने 20 मिनट में अपन ने पूरी एलपी निपटा ली। अब आइए सवाल नंबर 25 पर। अब आइए 25 पर। पच्चीस पढ़िए। 25 को करने की जरूरत ही नहीं है, उसने करंट और दूरी में ग्राफ पूछा है। तो बताइए क्योंकि इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्स है, इसलिए करंट भी आर स्क्वायर के इनवर्स होगी, क्योंकि करंट तो इंटेंसिटी को फॉलो करता है। और दुनिया में कोई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसके लिए ग्राफ हाइपरबोलिक आता है। 25 नंबर की बात करता हूं। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तब तब ग्राफ हाइपरबोलिक ही आता है। क्लियर है बात?
अब 10 मिनट कराता हूं रिव्यू, फिर 5 सवाल और कर लीजिए, तो आज का अपना लेक्चर पूरा हो जाएगा, चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा। होमवर्क में क्लास नोट्स सबसे ऊपर, शॉर्ट नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी लगाइए, ईएलपी नंबर 2 लगाइए, इसमें आपकी सारी वैरायटी कवर हो जाएंगी। चलो नीचे लिखो कॉन्सेप्ट रिव्यू, कॉन्सेप्ट रिव्यू। कॉन्सेप्ट रिव्यू। अब देखें, सबसे फेमस दो ही बातें हैं जो आपके दिमाग में सेट हो जाएं। पहला है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब बताओ क्या ये याद है? इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटोन बढ़ेंगे, फोटोन बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और करंट भी कीपिंग कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। लिख दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो भी अंडरस्टूड माना जाता है, क्योंकि लिनार्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो इंटेंसिटी को वेरी कराया था पर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था। जल्दी से बताइए, करंट और इंटेंसिटी में ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर इंटेंसिटी को आप दुगना कर दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दुगने, करंट भी दुगना, क्या सेम रहेगा? फ्रीक्वेंसी। बोले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये सबसे शानदार याद होना चाहिए, भर भर के थ्योरेटिकल सवाल इस पर हैं, ये आपको एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। 2 मिनट लगे, आप देखो जो बात हमने एक्सपेरिमेंट की आधे घंटे में पढ़ी थी, केवल 2 मिनट में आपने रिव्यू कर ली। इसलिए रिवीजन बहुत फास्ट होता है। मार्च अप्रैल भाई साहब इतना समय है, बहुत तगड़ा रिवीजन हो सकता है, क्योंकि पढ़ाने में हमें 20-22 लेक्चर लगेंगे ऑप्टिक्स के, पर अगर आप ऑप्टिक्स को वापस रिव्यू करने बैठोगे 8-10 पेज में पूरी ऑप्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। एक बार मेहनत लगती है, एसी पढ़ाने में 8 लेक्चर लग गए, पर एसी शॉर्ट नोट रिवाइज करने में आप आधा घंटा 1 घंटे में आप रिवाइज करके सवाल कर सकते हो। तो रिव्यू बहुत फास्ट होता है। अब बताइए क्या इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ओके है? आंख बंद करके बोल सकते हो क्या होगा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटोन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगी, क्या नहीं चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। दोनों ग्राफ आने चाहिए, सब एनसीईआरटी की ग्राफ हैं, इसकी आपने थ्योरी पढ़ी हो तो सारे ग्राफ मिलेंगे आपको। यहां देखिए, यहां ग्राफ क्यों चिपक रहा है बताइए? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, क्यों सेम है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। अब देखना दूसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कोई बताएगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा? बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ती होगी? थोड़ा दिमाग लगाओ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से E बराबर एच न्यू से एनर्जी बढ़ेगी। अब सब चीजें एनर्जी एनर्जी बोलो, एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। पर मजे की बात है, मैंने आपको कहा था दुगने से दुगना नहीं होता, ये उसका कारण भी है। अब आप देखना, ये भी अपने आप में एक सवाल है, मैं आपको बताता हूं और इसको आप गौर करिए। ये मॉड्यूल का एक प्रश्न है, बच्चे फंसते हैं। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है लीनियरली वेरी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लीनियर वेरिएशन में अंतर है। आज एक कठिन बात सुन के जाइए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? दुगना तो दुगना, 4 गुना तो 4 गुना, एंड दैट ग्राफ मस्ट पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन, ये डबल तो ये डबल, ये 4 गुना
तो ये 4 गुना, ये 8 गुना, तो ये 8 गुना। बात कठिन है, पूरी फिजिक्स के लिए लागू होगी, कान खोल के सुन के जाइए। ये कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द ग्राफ मस्ट पास थ्रू ओरिजिन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हिंदी में मतलब बताइए। हिंदी में का मतलब है 2 गुना तो दूसरा दुगना, 6 गुना तो दूसरा 6 गुना, इंटेंसिटी 5 गुना, करंट भी 5 गुना। पर बेटा जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड लीनियर वेरिएशन। लीनियर वेरिएशन का मतलब होता है तो स्ट्रेट लाइन, है तो y बराबर mx प्लस सी, है तो y बराबर mx प्लस सी। लीनियर पावर कैसा वेरी है 1। अगर पावर 2 होती ना तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, पैराबोला आ जाता। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, दिस इज कॉल्ड लीनियर वेरिएशन। अब यहां आपको याद भी हो, फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता तो है पर डबल नहीं, मोर देन डबल। और जो हाल वी नॉट के होते हैं वही हाल के मैक्स के भी होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं बताओ? के मैक्स बराबर ईवी नॉट। और इनफैक्ट आपको ये कटिंग भी पता होनी चाहिए। ये कटिंग न्यू नॉट देती है, ये कटिंग न्यू नॉट देती है। बनाइए, ये लिनार्ड एक्सपेरिमेंट है। अब इस पे 3 सवाल करके दिखाता हूं आपको, तीनों थ्योरेटिकल। अगर आपको ये पकड़ आएगी तभी वो तीनों सवाल सॉल्व होंगे, तीनों थ्योरेटिकल। इतना अच्छा रिव्यू करिए, पूरा हमने पढ़ा भी रखा है, आपको नोट्स भी बनवा दिए, वापस समझा रहे हैं। इनफैक्ट इनके स्लोप याद करिए। अभी एनसीईआरटी में काम आ गया था, इसका स्लोप h बाय ई देता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जबकि इसका स्लोप h देता है। अब ये तो लेकर बैठने की बात है। अब इसमें तुम बहाने बनाते रहो, सर मेरा बैकलॉग है, सर मेरा 11th भी वीक है, सर मैंने अब लेट पढ़ना शुरू किया। यहाँ तो कोई लेट का हिसाब ही नहीं है, तो हर चीज में बहाने बना देता है। सर मेरा बैकलॉग है, इसलिए मेरा मॉडर्न बर्बाद हो रहा है। अरे मॉडर्न में कोई बैकलॉग ही नहीं है, मॉडर्न तो अभी फ्रेश है, जिसका दूसरे से कोई संबंध ही, और तुम्हें जोड़ना है। सर मेरी 3 महीने पहले तबीयत खराब हुई थी इसलिए, अरे इसका 3 महीने से पहले कोई संबंध ही। तो ये नहीं बोलता मैं पढ़ता नहीं हूं, ये शब्द बोलने तो जोर पड़ता है ना। सर मैं पढ़ता नहीं हूं, दूसरे शब्द अपन बोल लेते हैं। ये शब्द बोलने के लिए ताकत चाहिए ना। अरे सर मैं मजे मारता हूं सर, पढ़ता ही नहीं हूं सर, सवाल कैसे बनेंगे? ये नहीं बोला जाता, क्योंकि इसमें किसी दूसरे चैप्टर का तो कोई रोल ही, ये तो एकदम याद होनी चाहिए बातें। फ्रीक्वेंसी दुगना, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल, के मैक्स मोर देन डबल। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, आगे से स्टार्ट हो रहा है। आइए अब मैं आपको 2-3 प्रश्न दिखाता हूं इसके, जो थ्योरेटिकल हैं, जिससे आपको पता चलेगा अरे हाँ यार इतने पॉइंट्स मुझे याद होंगे ना तो काम चलेगा। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लीनियर वेरिएशन में अंतर समझ रहे हैं? एनसीईआरटी का वाक्य है ये। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन है। बढ़िया बात सीख के जाइए, हर जगह लगेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी लगेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। सरल शब्दों में मतलब 3 गुना करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी 3 गुना होगी। ये वाला लीनियर वेरिएशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यस नो? चल भाई देख, लिखना मत, सिर्फ पढ़ना। अब देखो एक सवाल में उसने पूरा लिनार्ड एक्सपेरिमेंट खोल के रख दिया। स्टेटमेंट वाले सवाल हैं आजकल, ये बहुत पूछे जा रहे हैं, नीट में पूछे गए थे पिछली बार। सिर्फ ट्रू फॉल्स आपको देखना होता है। पढ़ो, बोलो मत, पढ़ो मन से ताकि डिस्टरबेंस ना हो। और देखो कि अपन को बात कितनी याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट टर्न पर एनसीईआरटी कंपलसरी है, हर बच्चे के पास एनसीईआरटी चाहिए, करी हुई हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो सारे कराऊंगा एक एक सवाल, आज भी कराएं, जो बच गए वो भी कराऊंगा। आप करके लाओगे तो आपको फायदा मिलेगा, इसलिए एनसीईआरटी से एकदम चिपक के चलें। मुझे तो पूरी करानी है एनसीईआरटी। कौन सा? अब देख, फोटो करंट क्या इंटेंसिटी डिपेंड करती है? यस, आई इज प्रोपोर्शनल टू आई। याद करिए, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी डिपेंड करती है? नहीं भाई, काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। देखिए सही लिखा हुआ है, एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी गलत। किस पे डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी पे। ये देखो आप, एक बात से तीनों सही हो गए। देखो आप, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ये सही सेंटेंस है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है मतलब इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, गलत हो गया। इंटेंसिटी डिपेंड करता है, ये भी गलत हो गया, ये सही। ये देखें सर, ये नहीं समझ में आ रहा। द एमिशन रिक्वायर्स अ मिनिमम थ्रेशोल्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, कुछ नहीं होता। आधा अधूरा याद करना कितना घातक है, आपको ये तो याद है, हाँ यार एमिशन तब होता है जब मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए। अरे मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना, मिनिमम इंटेंसिटी नामक कोई शब्द होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है, ये गलत। अब बताइए कौन सा? ए एंड सी। पूरा लिनार्ड एक्सपेरिमेंट एक सवाल में पूछने का तरीका, इसलिए पुराने पेपर करने से बेनिफिट मिलता है। एक सवाल ऐसा छांट के रखा हुआ है, इससे पूरा लिनार्ड एक्सपेरिमेंट आपका तैयार। 10 सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही सवाल ने पूरा लिनार्ड एक्सपेरिमेंट पूछ लिया। आइए, ये लिखिए कॉपी में, ये ग्राफ का सवाल है। जल्दी से बनाइए। अब इसमें क्या जानकारी याद होनी चाहिए वो अब पता चलेगा आपको, देखना। लिख लो, सिर्फ ग्राफ बना लो, सवाल मत लिखो। ग्राफ बना लो और ग्राफ के पास ये लिख दो, फाई फाइन करना है बस। अब एक बात इसमें याद होनी चाहिए थी, वो याद होगी तब ये प्रश्न हिट होगा। नेक्स्ट टर्न पर एनसीईआरटी चाहिए भाई सबकी, बिल्कुल करके लाएं, बने रहें। जनवरी फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाई से दूर होते हैं, इस समय बने रहेंगे तो मजा है। जब फेज स्टार्ट होता है तो पहले 2 महीने में तो आग बनी रहती है, बच्चे पढ़ते हैं। जनवरी फरवरी मार्च ऐसा समय है जिसमें मैक्सिमम जनता ड्रॉप आउट हो जाती है पढ़ाई से। इस समय अगर बने रहेंगे तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। मैक्सिमम जनता जनवरी फरवरी मार्च में ड्रॉप आउट कर लेती है पढ़ाई से कि यार अब नहीं हो पा रहा है, सिलेबस बहुत हो गया है, पजल हो रहे हैं। पर इस समय बने रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से अपन सब्जेक्ट निकाल लेंगे। आप इस बात को ध्यान दीजिए। तो जो मैक्सिमम जनता कर रही है अपन को नहीं करना है, ड्रॉप आउट नहीं करना है, अभी अपन को कोई भी निराश मायूस नहीं होना है। बने रहेंगे तो चीजें बनती रहेंगी। छोड़ना, गिव अप करना हमेशा आसान है, यहां भी नहीं, 5 साल बाद भी जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको ऐसा लगे अरे यार
गड़बड़ हो रहा है, छोड़ दो ये टॉपिक यार। ऐसा नहीं होता भाई, आपको उसके साथ हमेशा लड़ेगा। ये बताइए ये कट क्या दे रहा है, ये कट, ये थ्रेशोल्ड दे रहा है भाई, यही सवाल का पंच है। ये क्या दे रहा है, थ्रेशोल्ड कितनी है, एग्जैक्ट 5। और ये और कह रहा है भाई मल्टीप्लाई भी करना 10 की घात 14 से, ये थ्रेशोल्ड आ गया। पर थ्रेशोल्ड नहीं पूछा, वर्क फंक्शन पूछा, और वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा। तो बता एक फॉर्मूला जो बहुत कम काम में लिया, 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 न्यू नॉट। इस फॉर्मूले की देखिए आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। कितना अच्छा सवाल बना दिया, ग्राफ भी आपसे पूछ लिया और ग्राफ से डेटा निकलवा लिया और आपसे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी पूछ लिया। बताइए, तो फाई बराबर 4.1 थ्रेशोल्ड 5 इंटू 10 की घात 14, 5 चौक 20 और माइनस 1, 2 के आसपास आएगा, 2 के आसपास आंसर। बताइए, अगर आपने एच न्यू लगा लिया, एच न्यू से उत्तर जूल में आते हैं, ऑप्शन जूल में नहीं है, इसलिए सतर्क रहिए। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फॉर्मूले बहुत अच्छे याद होने चाहिए। पन्ने पलटो, कहां से फोटो इलेक्ट्रिक शुरू हुआ था, बहुत छोटा सा चैप्टर, 2 ही टॉपिक हैं, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट और आइंस्टीन इक्वेशन, बस आधे पेज में पूरा समराइज हो सकता है। यहां से 2 सवाल पक्के हो गए, एक फोटोन थ्योरी का और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्लियर है? ये होमवर्क बोल के जाओ ताकि घर पे करो, मोबाइल से दूर रहो, एनसीईआरटी लेकर बैठना है और 1.5 घंटा एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी करनी है, सॉल्व भी अनसॉल्व भी। परसों के लेक्चर में एनसीईआरटी कराऊंगा, आधा घंटा और दूंगा ताकि सारे सवाल अपने तैयार हो जाए, फिर शुरू करूंगा मैटर वेव। चलिए धन्यवाद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।